हम इस वक्त डिंगा के करीब नूर जमाल गांव में पहुंचे हैं और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस एक गांव में 12 बच्चे 12 नौजवान इस सानहे का शिकार हुए हैं। लेकिन इब्तिदा में ही हमारी कुछ लोगों से मुलाकात हुई है जो मुतअद्दिद मरतबा यूनान जाकर वापस आ चुके हैं मुख्तलिफ रास्तों से। ज़रा इनसे भी पूछते हैं, बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी दुश्वारियाँ होती हैं उन रास्तों के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? क्या नाम है आपका? खुरम शहजाद। खुरम साहब, आप होके आए हुए हैं, क्या कहते हैं कि डंकी लगा के आए हुए? जी जी, डंकी लगाई हुई। तो कहाँ तक होके आए हुए? मैं तोड़ यूनान तक हो गया। यूनान तक होके आए? जी। अच्छा, तो किस रास्ते से गए थे, क्या हुआ था? ये बॉर्डर ही क्रॉस करा के खड़ते हैं जंट लोग हैं। अच्छा। गाड़ियों में बिठा के खड़ते हैं, गाड़ियों की डिग्गी में। अच्छा। तो रास्ते में खाना भी नहीं देते और रास्ते में तुर्की जो माको पहाड़ी है ना, हाँ। वहाँ पर डेड बॉडियाँ भी हमने देखी हुई अपनी आंखों से। और जो सक्के भाई होते हैं ना दोनों, वो भी जाए ना तो एक मर भी जाए ना तो डंकर ऐसा करते हैं उसको नीचे फेंक देते हैं पहाड़ी से, और दूसरे को चलते और दूसरे को रोता है। वो कहता है हमने मैं इसके साथ रहना है, मैंने डेड बॉडी वापस करनी है। और वो कहते हैं तुम चलो हमारे साथ, वो मर गया, अब तुम्हें नहीं छोड़ सकते। उसको भी डंडों के साथ आगे लेके जाते हैं। आप ही के गांव के 12 बच्चे जो हैं वो गए हैं, तो आपको तो अंदाजा होगा कि कितनी तकलीफ और कितनी हमें तो पता है ये जो नए लोग हैं ना, तो इनको बताएं भी ना कि रास्ता इतना खतरनाक है, ये कहते हैं कोई मसला नहीं, हम जाके रहेंगे। इनके जो पहले भाई हैं, कज़न हैं, वो गए होते हैं इसी रास्ते से। तो जो वो मुसीबतें भूल गए होते हैं वहाँ जाके, बस वहाँ की फिर जो है ना उनको अगर जो तो पहुंच जाता है ना किसी अदर कंट्री में, वो तो भूल जाता है। हाँ। जो वापस आता है ना, वो दोबारा नाम नहीं लेता उधर जाने का। क्यों? डंकर लोग हैं, वो रास्ते में पकड़ भी लेते हैं, तो उधर के ही होते हैं, जंटों के साथ वो मिले होते हैं। वो पकड़ कर नाखून निकाल लेते हैं, सरिये गर्म कर लगाते हैं, फिर पीछे से डबल पेमेंट मंगाते हैं। मारूफ सियासी शख्सियत, उनसे ज़रा बात भी करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। मैंने देखा जब आपने भी, हम एक आपस में बैठे थे, तो मियाँ साहब ये कहते हुए आप दीदा हो गए बाकायदा कि यार हमारा तो गांव ही उजड़ गया है। तो आपके ख्याल में ये सिलसिला रुख कैसे सकता है? ये सिलसिला जो चल रहा है ना, ये शाह साहब, ये माशी नाइंसाफ़ी की वजह से चल रहा है। जी हाँ। तो रुख तो इसी वक्त सकता है कि जब हमारे लीडर ठीक होंगे ना, हमारे मुल्क की इज्जत होगी, तब ठीक होंगे। अब हम अगर लीगल तरीके से जाएं तो 3-3 साल तो एम्बेसी वाले लीगल पेपर आए टाइम ही नहीं देते। उधर 3-3 लाख रुपया लेते हैं लोग टाइम लेकर देने का। अगर गवर्नमेंट अपने लेवल पे दूसरे मुल्कों के साथ कांटेक्ट करे, एम्बेसियों से रब्ता करे कि हमारे बच्चे हैं, अगर कोई उधर जुर्म करता है तो हम उसको इधर डबल सजा देंगे। गवर्नमेंट लेवल पे करे, वो हमें इलीगल मतलब लीगल तरीके से बच्चों को जाने की इजाजत, तो फिर ये रुकेगा काम। वैसे वरना तो ये बच्चे जब जाते हैं वहाँ खप तो जाते हैं ना, वहाँ की मार्केट के अंदर, वहाँ की इकोनॉमी के अंदर अपनी जगह भी बना लेते हैं, अपना काम भी करते हैं, पैसे भी कमाते हैं। जी जी। अभी यूनान से काफी सारे लोग दूसरे यूरोप की तरफ चले गए हैं। यूनान में लोगों की कमी आ गया, वो अभी मंगवा रहे हैं। लेकिन इधर वो जो एजेंट हजरात हैं, वो उनको फिर प्रॉपर तरीके, ये अनपढ़ लोग होते हैं, इनको पता नहीं होता कि किस तरीके से हम आगे अप्लाई करना है, क्या करना है। तो एजेंट उसके बीच में आ जाते हैं, वो फिर उसी को मुश्किल से मुश्किल बना देते हैं। ये गवर्नमेंट लेवल पे काम करने वाला है ताकि आसानी हो। हाँ। हर एम्बेसी देखिए, हमारा इन लीडरों की वजह से हमारी इतनी क्रेडिबिलिटी मतलब डाउन हो गई हमारी कौम की, कि वो जो कश्ती थी ना, वो सबसे नीचे जो डाले गए ना, वो पाकिस्तानी थे। जो नीचे वाली मंजिल में डाले गए ना, वो पाकिस्तानी थे। देखो उधर भी हमसे ऐसा सलूक हो रहा है। जो लोग ही डंकर हैं, जो एक मतलब है 2 नंबर काम है, जो माफिया है, वो उन माफिया की नजर में भी हम सबसे नीचे हैं। माफिया की नजर में हम सबसे नीचे हैं। अब क्या करें हम इस मुल्क का? तो इसलिए गवर्नमेंट को मैंने तो पहले रिक्वेस्ट भी बहुत की है कि जो पाकिस्तान से जाते हैं, ये उधर गलत काम ना करें। जिधर पाकिस्तान का पासपोर्ट जाए, उसकी इज्जत होनी चाहिए। अच्छा जी, ये बड़ी अजीब दास्तान है। इस घर के 4 बेटे जो हैं वो ये इस सफ़र पर रवाना हुए थे। 2 जो कज़न्स हैं वो इस वक्त लिबिया में मौजूद हैं, और 2 कज़न्स जो हैं वो इस कश्ती के सानहे का शिकार हुए हैं। माजी का एक बेटा कश्ती में मौजूद था, एक बेटा अपने कज़न के साथ पीछे लिबिया में रह गया। इसी तरह से जो इनके देवर हैं उनका भी एक बेटा वो भी रवाना हुआ साथ यूनान के लिए, और एक बेटा जो है वो रह गया लीबिया में वापस। माजी अस्सलाम वालेकुम। तो क्या दुआ मांग रही हैं आप इस वक्त? की दुआ मांग रहे हो तुसीं? मैं दुआ मांग रही कि अल्लाह पाक मेरे बेटे नूं सेहत दवी, तो मेरा बेटा जड़ा सोहनी गल मेरे नाल करे, मैनूं मेल हो जाए, मेरे बेटियां बने नाल मेल हो जाए।
ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖਬਰਾਂ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਖਬਰਾਂ ਲੈਣ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਨੂਰ ਜਮਾਲ ਜਨੂਬੀ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੂਰ ਜਮਾਲ ਸ਼ਮਾਲੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਦੀਨਾ ਪੜਾਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਈ ਪੁੱਤਰ ਪੜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਗਏ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਣਾਉਣ? ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਸੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰੇ 'ਚ ਖੁਬੇ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾ, ਉਹ ਕਰ ਲਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਜੇ ਖਰੇ ਅੱਲਾ ਕੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਢੋਲ ਲਾ ਹੀ ਦੂ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ? 4 ਬੱਚੇ ਗਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਗਏ ਤੇ ਰਹਿਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਆ, ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁੱਲਾ, ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੇਰਾ, अपनी कोई चीज नहीं। आजमाइश का टाइम है जी जी, अपना कोई चीज नहीं। यानी जो रिहाइश की जगह थी वो भी बेच के चारों बच्चों के लिए, जो इन 2 माजी की के बेटे और 2 जो है वो इनके देवर के बेटे, तो ये चारों बच्चे आप सोच समझिए 1 करोड़ रुपया तकरीबन इन एजेंटों को अदा किया। और उसके बाद अब 2 बच्चे जो हैं वो लीबिया में फंसे हुए हैं और 2 बच्चे हादसे का शिकार हो गए। माँ का दिल नहीं मानता, अल्लाह करे अल्लाह कोई मुआवजा करे इंशाल्लाह। आखिरी अपने बेटे के नाल की गल हुई है? आखिरी मेरे बेटे ना 12 बजे गल हुई है कि अज असी इंशाल्लाह अल्लाह पाक की रहमत हुई ना ते अज सानू आंदे कि असी चढ़ा दांगे। आखिरी गल ये हुई है। मुड़ के जिस टाइम चढ़े आ उस टाइम बात नहीं की। 9 बजे चढ़े आ फिर बात नहीं उन्हें की कोई भी। मेरे ना आखिरी बात हो गई थी 12 बजे। अल्लाह आसानी पैदा करे बस थोड़ा असी आप भी दुआ कर रहे हैं, जेडे लोग देख रहे हैं उन्होंने भी कहने दुआ करन इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, खैर खैरियत नाल मिले आके सानू इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जनाब ज़ाहिर बयान से बाहर है, इस एक ख़ानदान का दर्द अगर आप महसूस करें कि एक ही ख़ानदान के 4 जवान बेटे, और जिस तरह वो बता रहे हैं कि अपना सब कुछ बेच बाच के उन्होंने ये एजेंटों को पेमेंट की थी। बट साहब ये हमारे गुजरात के नुमाइंदा खुसूसी इस सारे मामले पे नज़र भी रखे हुए हैं और उनकी बड़ी शफ़क़त की इन्होंने इस सारे मामले में टीम सरेआम की रहनुमाई भी की। लेकिन इस तरह की कहानियाँ तो बड़ी दिल को हिला देने वाली हैं कि एक ही घर के 4 फ़र्द, और फिर अगर आप सोचें कि 1 करोड़ रुपए की पेमेंट अपना घर बार बेच कर की हुई है और बच्चे जो हैं वो इस तरह से हादसे का शिकार हो गए। देखिए कैसा ये एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है जो आपने देखा है कि मैं देख रहा था कि जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो आपकी आंखें भी नम थी। तो देखिए कि किस तरह ये लोगों ये गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। ऐसे ही है। और इन्होंने वो अपनी छत, अपना मकान, अपनी हर चीज़ फरोख्त कर दी और उस जालिम एजेंटों को 1 करोड़ रुपए के करीब रकम दी। उसने इनको कैसे सब्ज बाग दिखाए, कैसे सुहाने ख्वाब दिखाए, और इनके 2 बच्चे लापता हैं, 2 अभी उसके रहमो करम पर एजेंट के पास हैं। इसमें एक ख़ास चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से ये FIA हरकत में आई है, गुजरात में इनको भी दफ्तर बनाए हुए काफ़ी अरसा हो गया, एक एजेंट को ये सजा नहीं दिलवा सके। ये ऐसा एक अजीब वाक़या है। यानी अगर सजा हुई होती, मिसाल बनी हुई होती इबरत की, तो शायद इस तरह के वाक़यात ना होते। और जितने भी रेड बुक के, ख़ास तौर पर मैं कहता हूँ रेड बुक के जो जिनके ऊपर इंसानी स्मगलिंग के ज़्यादा मुकदमात होते हैं वो भी आज मौजूद है। यानी उन पर भी केस साबित नहीं हो सका, यानी किसी को भी सजा नहीं हुई अभी तक। एक रेड बुक के मुल्जिम किसी को भी नहीं सजा। साबिक डिप्टी डायरेक्टर थे हमारे शबीर बाजवा को, कल वो प्रोग्राम में थे, एयरवे के प्रोग्राम, उन्होंने कहा जी कि मुझे मेरा तबादला ही एजेंटों ने करवा दिया। इतने ताकतवर हैं, इतने ताकतवर। मेरा तबादला मेरे एजेंटों ने करवा दिया। मेरा डायरेक्टर जनरल जो था, DG,
FIA वो मुझे फोर्स कर रहा है कि एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई बंद कर दो। क्या FIA के पास इतने कमजोर कानून है? हैरान कौन बात है। हालांकि हम समझते हैं कि इंसानी स्मगलिंग का जो कानून है ये सख्त तरीन कानून है FIA के पास, इसकी जद में अगर कोई आ जाए तो बच नहीं सकता। नहीं, कोई नहीं। ये जो देख ले जी, ये मेरे सहाफती तजर्बा कहता है कि जो एजेंट है ना, उनके लिए तो ये दूसरा घर है।